26 नवंबर 2008 रात के 9:21 मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस देश का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन। हजारों लोग घर जा रहे हैं, गोद में थके हुए बच्चे सो रहे हैं, कोई फोन पर बात कर रहा है, कोई चाय पी रहा है। और तभी दो नौजवान भीड़ में से निकले, काले कपड़े, भारी बैग और AK-47। अगले 4 सेकंड में स्टेशन खून से भर गया। लोग चीखे, भागे, गिरे, मरे, और ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले 60 घंटों में मुंबई जली। 166 लोग मारे गए और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए, और एक पूरा देश टेलीविजन के सामने बैठकर रोता रहा। लेकिन आज 15 साल बाद हम आपको वो बताने वाले हैं जो किसी न्यूज़ चैनल ने नहीं बताया। वो सच जो फाइल्स में दबा रहा, वो हीरोज जिनका नाम किसी हेडलाइन में नहीं आया, वो गलतियां जो आज भी हमें तकलीफ देती हैं, और वो एक सवाल जिसका जवाब आज भी पूरा नहीं मिला। तैयार है? क्योंकि ये सिर्फ एक अटैक की कहानी नहीं है, ये उन 166 लोगों की कहानी है जो उस रात घर से निकले थे और कभी वापस नहीं आए। पहले थोड़ा पीछे जाते हैं। 18 महीने पहले 2007 कराची, पाकिस्तान। एक नौजवान लड़का 20 से 21 साल, फरीदकोट गांव का घर में गरीबी है और पिता चाहते हैं बेटा कुछ कमाए। लड़का लाहौर गया काम की तलाश में। वहां उसे मिले कुछ लोग लश्कर-ई-तैयबा के। उन्होंने कहा, आओ, खाना मिलेगा, पैसा मिलेगा और जन्नत भी। उस लड़के का नाम था मोहम्मद अजमल कसाब, और वो नहीं जानता था कि अगले 18 महीनों में उसे जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो उसे इंसान से हथियार बना देगी। कराची में उन्हें दिया गया AK-47 चलाना, ग्रेनेड फेंकना, मुंबई का नक्शा, ताज होटल की लेआउट, CST स्टेशन की जियोग्राफी, और एक सिंपल सा ऑर्डर, जितना हो सके मारो, जिंदा मत पकड़े जाना। 10 लड़के और 10 टारगेट्स, एक रात और एक मिशन। लेकिन यहां रुकिए, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत को पहले से पता था? जवाब है हाँ, और ये वो सच है जो सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। अटैक से पूरे 6 महीने पहले सितंबर 2008 में रॉ के एक एजेंट ने एक रिपोर्ट भेजी। उस रिपोर्ट में लिखा था, लश्कर-ए-तैयबा मुंबई पर समुद्र के रास्ते अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है। टारगेट्स, ताज होटल, ओबेरॉय होटल, ज्यूइश सेंटर। वो रिपोर्ट फाइल में बंद हो गई। फिर अटैक से सिर्फ कुछ दिन पहले एक लोकल फिशरमैन ने कोलाबा पुलिस स्टेशन को कॉल किया। उसने कहा, रात को समुद्र में कुछ सस्पिशियस बोट्स देखी हैं, अजनबी लोग थे। वो कॉल इग्नोर हो गई। और फिर उस रात जब 10 आतंकी एक इन्फ्लेटेबल बोट से मुंबई के तट पर उतरे, कोई नहीं था रोकने वाला। सोचिए, अगर उस एक कॉल पर एक्शन लिया गया होता तो शायद 166 लोग आज जिंदा होते, लेकिन हुआ नहीं। और अब शुरू होती है असली कहानी। रात के 9:20 10 आतंकी 5 जोड़ों में बंट गए। कासब और उसका साथी अबू इस्माइल, CST स्टेशन। 2 और ताज होटल का बैक एंट्रेंस। 2 ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल। 2 नरीमन हाउस, एक ज्यूइश सेंटर, और बाकी कामा हॉस्पिटल और लेपर्ड कैफे। सब एक साथ, एक ही वक्त पर। मुंबई कभी इसके लिए तैयार नहीं थी। CST स्टेशन पर कासाब ने जो किया, वो 10 मिनट में 58 लोगों की जान ले गया। लोग प्लेटफॉर्म पर दौड़ रहे थे, ट्रेनों के नीचे छुप रहे थे। एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगाए कोने में बैठी थी, आंखें बंद करके। और उसी भीड़ में एक शख्स था जो भाग नहीं रहा था, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओम्बल। उसके पास सिर्फ एक लाठी थी और एक जिद कि कसाब को जिंदा पकड़ना है। जब कसाब की गाड़ी भागने की कोशिश कर रही थी, ओम्बल ने अकेले उस गाड़ी को रोका। कसाब ने गोलियां चलाई। ओम्बल के शरीर में कई बुलेट्स लगी, लेकिन वो गिरे नहीं। उन्होंने कसाब की गन का नाल अपने हाथों से पकड़ लिया, तब तक जब तक बाकी ऑफिसर्स ने कसाब को दबोच नहीं लिया। तुकाराम ओम्बल शहीद हो गए, लेकिन उनकी वजह से कसाब जिंदा पकड़ा गया। और उसी कसाब ने कोर्ट में पूरी प्लानिंग का सच उगला, जिसने पाकिस्तान का झूठ दुनिया के सामने एक्सपोज किया। तुकाराम ओम्बल ने मरकर भारत को वो सबूत दिया जो किसी और तरीके से नहीं मिल सकता था। लेकिन उस रात सबसे लंबी लड़ाई हो रही थी ताज होटल में। ताजमहल पैलेस होटल, मुंबई की शान, 105 साल पुरानी इमारत। उस रात वहां 1500 से ज्यादा लोग थे, गेस्ट्स,
स्टाफ, टूरिस्ट्स। जब आतंकियों ने अंदर घुसकर गोलियां चलानी शुरू की तो एक शख्स था जो भागा नहीं। उसका नाम था थॉमस एंड्रूज, ताज का जनरल मैनेजर। उसने अपना फोन उठाया, हर फ्लोर के स्टाफ को कॉल किया। एक ही मैसेज, गेस्ट को बचाओ, जो भी हो सके करो। उस रात ताज के वेटर्स, शेफ्स और हाउसकीपिंग स्टाफ ने कुछ ऐसा किया जो किसी ट्रेनिंग मैनुअल में नहीं था। हेड शेफ हेमंत ओबेरॉय ने किचन में छुपे 200 से ज्यादा लोगों को सर्विस टनल्स के जरिए बाहर निकाला, अंधेरे में, चुपचाप, एक एक करके। एक वेटर, जहीन हुसैन, ने अपनी जान पर खेलकर एक पूरी फैमिली को होटल की पिछली सीढ़ियों से बाहर निकाला। उस वेटर का अपना घर था कुछ ही दूर, लेकिन वो वहां नहीं गया। वो वापस अंदर गया, दूसरों को बचाने। ये लोग कोई कमांडो नहीं थे, कोई ट्रेंड सोल्जर नहीं थे। ये सिर्फ इंसान थे जिन्होंने उस रात डिसाइड किया कि वो भागेंगे नहीं। और तब आई वो खबर जिसने पूरे देश को रुला दिया। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, एनएसजी का कमांडर, 31 साल, केरल का लड़का। ताज होटल में ऑपरेशन के दौरान एक रूम क्लियर करते वक्त उन्हें गोली लगी। उनके आखिरी शब्द थे अपने साथियों को, मत आना पीछे, मैं हैंडल कर लूंगा। वो शहीद हो गए। जब उनकी बॉडी घर पहुंची तो एक नेता कंडोलेंस देने आया। संदीप की मां के धनलक्ष्मी ने उस नेता को घर में घुसने नहीं दिया। उन्होंने कहा, जब मेरा बेटा लड़ रहा था तब आप कहां थे, अब मत आइए। पूरा देश उस मां के सामने सिर झुका देता है। लेकिन उस रात का सबसे अनकहा हिस्सा है नारीमन हाउस, एक ज्यूइश सेंटर जहां रैबी गविरिल होल्ट्सबर्ग और उनकी प्रेग्नेंट वाइफ रिवका रहते थे। आतंकियों ने उन्हें और कुछ और लोगों को बंधक बना लिया। 2 दिन तक वो लॉक्ड रहे। बाहर एनएसजी थी, लेकिन अंदर एक और कहानी चल रही थी। रैबाई और रिवका का 2 साल का बेटा था, मोशे। जब अटैक हुआ तो उनकी इंडियन नैनी सैंड्रा सैमुअल ने एक काम किया जो शायद दुनिया की सबसे ब्रेव चीजों में से एक है। वो उस बच्चे को उठाकर गोलियों के बीच उस बिल्डिंग से बाहर निकल गई। मोशे बच गया, उसके माँ बाप नहीं बचे। आज वो बच्चा मोशे होल्सबर्ग इजराइल में रहता है। हर साल 26 नवंबर को वो मुंबई आता है। उस बिल्डिंग के सामने खड़ा होता है जहां उसने अपने माँ बाप खोए थे। और सैंड्रा सैमुअल, वो इंडियन नैनी, आज भी उसके साथ है, इजराइल में, उस बच्चे की देखभाल करते हुए। कुछ रिश्ते खून से नहीं, इंसानियत से बनते हैं। 60 घंटे, 60 लंबे घंटे एनएसजी कमांडोस लड़ते रहे, एक एक रूम क्लियर करते रहे, एक एक आतंकी को ढूंढते रहे। लेकिन यहां वो सच है जो कभी बड़े हेडलाइंस में नहीं आया। एनएसजी को मुंबई पहुंचने में 9 घंटे लगे, 9 घंटे, क्योंकि उनके पास डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट नहीं था। उन्हें एक कमर्शियल एयरलाइन का इंतजार करना पड़ा। उन्हें सही इक्विपमेंट नहीं मिला था। उनके पास ताज होटल का प्रॉपर ब्लूप्रिंट नहीं था। वो अंधेरे में लड़ रहे थे लिटरली। और इस सब के बावजूद उन्होंने वो किया जो शायद दुनिया की कोई और फोर्स नहीं कर पाती। 9 में से 9 आतंकी मारे गए और एक जिंदा पकड़ा गया। लेकिन उस जीत की कीमत चुकाई मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ने और उन 166 निर्दोष लोगों ने जो उस रात घर से निकले थे। और अब वो सबसे बड़ा सच जो आज भी बहुत कम लोग जानते हैं, उस पूरे अटैक के दौरान इंडियन मीडिया लाइव कवरेज कर रही थी। हर चैनल, हर मिनट लाइव। कमांडोज कहाँ हैं, किस बिल्डिंग में जा रहे हैं, कौन सी फ्लोर क्लियर हो रही है, कहाँ से एंट्री होगी, सब लाइव टीवी पर। और वो आतंकी जो अंदर थे, वो सैटेलाइट फोन पर अपने हैंडलर्स से बात कर रहे थे। पाकिस्तान में बैठे उनके कमांडर्स टीवी देख रहे थे और कमांडोज की हर मूवमेंट आतंकियों को बता रही थी। बाद में इन्वेस्टिगेशंस में ये कंफर्म हुआ कि मीडिया की लाइव कवरेज ने ऑपरेशन को कई घंटे लंबा किया। और उन कई घंटों में कितनी जानें गईं, वो हिसाब आज भी कोई नहीं करना चाहता। 28 नवंबर 2008 सुबह आखिरी गोली चली। ताज होटल का आखिरी आतंकी मारा गया। मुंबई खामोश थी, जली हुई, टूटी हुई, लेकिन जिंदा। उस सुबह मुंबई के लोग घरों से निकले। उन्होंने ताज होटल के सामने फ्लावर्स रखे, मोमबत्तियां जलाई, एक दूसरे को गले लगाया। कोई नहीं जानता था उस भीड़ में कि उनके बगल में खड़े इंसान ने क्या खोया है। किसी ने बाप खोया था, किसी ने बच्चा,
किसी ने दोस्त, लेकिन वो सब वहां थे साथ, क्योंकि मुंबई ऐसी ही है, वो टूटती है लेकिन झुकती नहीं। कासब को 2012 में फांसी दी गई, पुणे की यरवादा जेल में, सुबह 7:30 पर। उसकी फांसी इतनी सीक्रेटली हुई कि पाकिस्तान को भी कई घंटे बाद पता चला। कहते हैं फांसी से पहले उसने कहा, मुझे माफ कर दो। किसने माफ किया, किसने नहीं, ये हर इंसान का अपना फैसला है। 26/11 के बाद भारत बदला। NSG के लिए डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट आए, कोस्टल सिक्योरिटी बढ़ी, इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन बेहतर हुआ। NSG हब्स बने, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद में। लेकिन जो नहीं बदला वो 166 फैमिलीज की जिंदगी, जो माँ आज भी रात को अपने बेटे का इंतजार करती है, जो उस रात CST स्टेशन से घर नहीं आया, जो बच्चा आज 20 साल का है, जिसे अपने पिता का चेहरा याद नहीं क्योंकि वो बहुत छोटा था जब वो शहीद हुआ, जो पत्नी आज भी वो घड़ी देखती है जो उसके पति ने उस रात पहनी थी, और जो वापस नहीं आई उनके साथ। 26/11 सिर्फ एक तारीख नहीं, ये एक याद है, एक दर्द है, एक सबक है, और एक वादा है उन 166 लोगों से कि हम नहीं भूलेंगे, कभी नहीं। उन हीरोज़ को जो उस रात भागे नहीं, उन कमांडोज को जिन्होंने अपनी जान दी, उन ऑर्डिनरी लोगों को जिन्होंने एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम किया, और उस माँ को जिसने अपना बेटा खोकर भी झुकने से इनकार किया। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे शेयर करिए उन लोगों के साथ जो शायद ये सब नहीं जानते, क्योंकि इन 166 लोगों की याद को जिंदा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। जय हिंद।